जय हिंद। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। देखिए कक्षा 10th इतिहास फर्स्ट चैप्टर को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे लघु उत्तरीय टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ इतिहास का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग के जानना और सीखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पहले के इतिहास में और अब के इतिहास में क्या डिफरेंस है। पहले के इतिहास में होता था कि क्वेश्चन आप पढ़िए और उसको आंसर दीजिए, इस तरह लोग स्टूडेंट करते थे। लेकिन अभी के जो इतिहास है, जो अभी अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है कुछ अलग तरीका से, और वो तरीका क्या है। पहले का इतिहास तो जानना ही है, जानना तो है ही है, बट इसके साथ ये भी जानना हम लोग को कि पहले का टेक्नोलॉजी किस तरह काम करता था और अभी का टेक्नोलॉजी किस तरह काम करता है। पहले का अर्थव्यवस्था कैसे लोग चलाते थे और अभी का अर्थव्यवस्था कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं। पहले का समाज किस तरह से समाज को चलाते थे और समाज में एक अच्छा संगठन बनाकर चलते थे, और अभी के समाज में किस तरह होते जा रहा है, ये हम लोग को अब पढ़ना ज़्यादा जरूरी पड़ता है। और क्वेश्चन भी इसी लेवल से पूछा जाता है। पहले का जो खेती होता था, कृषि होता था, और अब का होता है ये बहुत डिफरेंट। अभी भी 5000 साल पुराना रीति रिवाज से अभी भी लोग खेती करते आ रहे हैं। जो गांव में देहात इलाका में उस तरह से कृषि में किसान लोग विकास नहीं कर पाए हैं जिस तरह होना चाहिए। लेकिन देखिए अभी आप दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया में आप देखिएगा तो वहाँ जो भी खेती होता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और वे इस तरह डेवलप किए हैं कि पूरा ऑल इंडिया का बात छोड़िए, वर्ल्ड में भी हमारा भारत अनाज का निर्यात कर रहा है। ये तभी संभव है जब टेक्नोलॉजी का लोग सहारा लिए तब। और ये कौन करेंगे तो पढ़े लिखे हुए इंसान ही करेंगे। अनपढ़ लोग उनका किस तरह से एग्रीकल्चर में किस समय कैसे उसको उत्पादन करना है, कौन सा खाद्य पदार्थ डालना है, कितना समय तक उसको रखना है, कैसे क्या रखना है, ये तभी संभव होगा जब आप एजुकेटेड होइएगा तब। तो चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है, डिस्टर्ब कौन करेगा, ठीक है, ध्यान से समझो। टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन इससे भी पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे इतिहास। इतिहास आखिर कहते हैं किसको। देखो तो इतिहास, इति मतलब इति प्लस हास की है, ठीक है। इति मतलब होता है बीती या अतीत। इति मतलब क्या होता है, बीती या फिर अतीत। और हास मतलब क्या होता है, कहानी। हास मतलब क्या होता है, कहानी। यानी बीती हुई कहानी को हम लोग बोलते हैं इतिहास। अतीत के कहानी को क्या बोलते हैं, इतिहास। लेकिन इतिहास से हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। समझदार इंसान किसको कहते हैं, जो दूसरे के समस्या से सीखकर और अपना समस्या को अच्छा से समाधान कर लिया, उसको बोलते हैं हम लोग समझदार इंसान, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग एक बार हमको इतिहास का मतलब लिख कर हमको कमेंट कीजिएगा। तो इसी इतिहास से हम लोग को बहुत कुछ सीखना है और समझना है, और अपना प्रेजेंट टाइम को, वर्तमान समय को कैसे चलाना है, कैसे बेहतर करना है, ये चीज़ को हम लोग को समझना जरूरी है। इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। इतिहास का पिता एक बार ऑनलाइन वाले आप लोग इतिहास का पिता हेरोडोटस लिखकर हमें कमेंट करें। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, इतिहास का पिता हेरोडोटस है, लेकिन याद कैसे रखेंगे, ट्रिक से हम लोग। देखो ट्रिक क्या मतलब, बहुत एक लॉजिक है इसमें। हिस्ट्री का इंग्लिश, इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। तो इसका बता नेम मतलब फर्स्ट वर्ड क्या है, एच है। एच से क्या हुआ, एच से
हिस्ट्री। और देखो इसको जब हम नाम लिखेंगे इंग्लिश में, हेरोडोटस, इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो एच से होता है शुरुआत, तो एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। तो याद कैसे लेंगे कि एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस, यानी इतिहास का पिता हेरोडोटस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब हम चलेंगे टॉपिक पर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना कैसे आया, वहाँ उदय कैसे? उदय मतलब होता है उगना। उदय मतलब क्या होता है? उगना। उदय मतलब उगना। उदय मतलब क्या होता है? उगना, कोई चीज़ का उगना, ठीक है। उगना यानी कि उगना या फिर शुरुआत करना, ठीक है। तो उदय यानी कि उगना। उदय मतलब क्या होता है? उगना या फिर शुरुआत करना। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद का उगना। राष्ट्रवाद का उगना कहाँ पे? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। क्या है? कॉन्टिनेंट, महादेश। टोटल कॉन्टिनेंट कितना है? 7। टोटल कॉन्टिनेंट कितना है? 7। कौन कौन है? पहले बोलो। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जिसमें एक है यूरोप। उसी के बाद हम लोग वहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रवाद का उदय हुआ सबसे पहले वहीं, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय वहीं से शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रवाद आखिर कहते हैं किसको। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी देश के प्रति प्रेम का भावना होना चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, इंसान जिसको देश के प्रति क्या होता है? प्रेम की भावना हो, उसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रवाद। किसी बहुत व्यक्ति तो किसी जानवर को, जानवर से प्रेम होता है, तो बहुत सारे आदमी को होता है इंसान से प्रेम होता है, बहुत सारे बच्चे का माता पिता से प्रेम होता है। तो उसी तरह जिस भी व्यक्ति को देश से प्रेम रहेगा, वैसे व्यक्ति क्या बोलेंगे? देश के प्रति प्रेम के भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। इसको एक और डिफिनेशन है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता वाहक बनाते हैं, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी देखो, बहुत सारे लोगों को बहुत तरह से लड़ाई है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी का लड़ाई क्या था? हम भारत देश को आज़ादी दिलाना, भारत देश को आज़ादी दिलाना। सबका संघर्ष, सबका लड़ाई करने का तरीका अलग अलग। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का लड़ाई क्या था? क्या चीज के लिए थे? क्या मानवता की लड़ाई था उनकी? क्या था? मानवता। सबसे पहले इंसान अपने खुद है, यही अपने सामने रह रहा है। अलग कास्ट का वो, अलग कास्ट का वो छोटा जाति रहता है, बड़ा जाति, वहीं पे लोगों को पहले भावना यही सही से मैच नहीं कर रहा है। तो उनका लड़ाई क्या था? मानवता के लिए था, ठीक है। वो उसके यहाँ पानी नहीं पी सकता है, तो उसके यहाँ जा नहीं सकता है, यानी उनका लड़ाई था मानवता का। और गांधी जी का लड़ाई क्या था? देश को हम लोग को आज़ाद करवाना है। उनका भी था कि देश के प्रति भावना को लोगों से जोड़ें और एक अच्छा, उनका भी लड़ाई था मानवता के लिए, लेकिन ज़्यादा फोकस किन का था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोला हम कभी नहीं मरेंगे, यानी संविधान जिस दिन मर जाएगा उसी दिन हम मर गए, मेरा आत्मा उसी दिन मरेगा। हम मर जाएंगे, मेरा शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा नहीं मरेगा, ठीक है। मेरा आत्मा संविधान है, समझा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने बुक में बताए थे कि मेरा शरीर मर जाएगा लेकिन मेरा आत्मा नहीं मरेगा, अमर रहेगा। कब तक? जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक। उसको अभी भी आत्मा जिंदा है, मतलब रियल में जिंदा नहीं है, लेकिन एक कहावत के रूप में समझो तो समझ में आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? लिखा है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह किसी भी मुद्दे पर जनता की राय को जानना जनमत संग्रह कहलाता है, ठीक है। यानी उसमें किसका राय होगा? जनता की राय होगा। जनता निचोड़ कर, सोच विचार कर क्या अपना भावना में उजागर करना चाहता है, अपना राय क्या देना चाहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग जनमत संग्रह। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? जनमत संग्रह। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा है क्या है? मैजिनी कौन था?
ध्यान देते हैं, मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। क्या थे? योग्य सेनापति। नहीं, कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य भी थे। मेजिनी क्या थे? कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य भी थे। मेजिनी 1831 में यंग इटली का स्थापना किए और 1834 यानी 3 साल के बाद यंग यूरोप का स्थापना किए थे। ठीक है, यंग यूरोप नामक संस्था को स्थापना किए थे। कौन? मेजिनी। समझेगा थोड़ा। साहित्यकार किसको कहते हैं? साहित्य को लिखने वालों को क्या बोलते हैं? साहित्यकार। साहित्य को लिखने वाला क्या बोलते हैं? साहित्यकार। क्या बोलते हैं उसको? साहित्यकार। क्या बोलते हैं उसको? साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार यानी कोई चीज को लिख कर बताना या अपना भावनाओं को, बौद्धिक क्षमता को विकास करना लोगों के प्रति, उसी को बोलते हैं हम लोग साहित्यकार। क्या बोलते हैं उसको? साहित्यकार। गणतांत्रिक यानी जनता के लिए अपना विचार विमर्श करते थे और समर्थक थे, अपना समर्थन करते थे और लोगों को उत्साहित करते थे। योग्य सेनापति थे। योग्य सेनापति यानी एक योग्य कर्मठ, अच्छा अनुभवी, उस तरह का एक सेनापति थे, यानी सभी सेना को ही, कमान को भी संभालने का काम करते थे। साथ ही साथ मेजिनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य भी थे। क्या थे? कार्बोनरी नामक। बोलेगा क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछता है, कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन रहेगा मेजिनी, तो मेजिनी पर टिक करना है। ठीक है, फिर पूछेगा 1831 में यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो क्या टिक करेगा? मेजिनी। बोलेगा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किसने की? मेजिनी। कौन कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह पूछा करता है, तो ध्यान तुम लोग के रखना है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? साहित्यकार जो अपना विचार, भावना, एक बौद्धिक क्षमता को बतलाना, अपने अनुभव से बताना, उसी को बोलते हम लोग साहित्यकार। यानी साहित्य को लिखने वाले को साहित्यकार कहते हैं। बहुत सारा वो समर्थन भी करते थे लोगों के प्रति। समझ में आया यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।